हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर मोशन इन ए प्लेन में लेक्चर नंबर 4 में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है और कब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद नोट करवाऊँगा। तो पहले समझ लीजिए, ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ये आपके एक ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। मीन्स अगर एक वेक्टर ऐसे शुरू हुआ तो इस वेक्टर की ये टेल और ये हेड, दूसरे वेक्टर की शुरुआत कुछ इस तरह से हो कि पहले वेक्टर के हेड पे उसकी टेल अटैच कर दी जाए, तो इसको बोलते हैं बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। ये किस में है? सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब यही है एक के बाद एक के बाद दूसरा शुरू हो गया है। तो ये दोनों किस में हुए? सेम ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी ट्रायंगल्स की दो साइड ने कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर दिए हैं, जो कि किस में है? सेम ऑर्डर में है। तो इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्ट रहेगा उस रिजल्ट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगी। अगर ऐसा है तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, या यही क्या है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, वो यूज कर लीजिए। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, इफ two vectors are represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by two sides of a triangle, by two sides of a triangle taken in the same order, taken in the same order, comma, then the resultant of these vectors, then the resultant of these vectors is represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the third side of the triangle, by the third side of the triangle taken in the opposite order, taken in the opposite order। क्लियर है? चलिए, तो ये अपोजिट ऑर्डर है वो क्या बनेगा? वो ये बनेगा और ये रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर आर विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है? ये हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा है। अब देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, वो ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन हैं तो उन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है ये हम कैसे पता करें। तो उनके बीच में एंगल पता करने के लिए करना क्या पड़ता है वो देख लीजिए। उनके बीच में एंगल पता करने के लिए करना क्या पड़ता है वो हम देख लेंगे। देखो, एक वेक्टर है मेरे पास, ये वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास ये है वेक्टर बी। ठीक है, अब देखिए, ये तो है अलोंग वाई एक्सिस और ये जो है ये है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे आपको जो सोचना है वो क्या है? वो सोचना ये है कि एंगल इन दोनों के बीच में हम कैसे निकालें, एंगल इन दोनों के बीच में हम कैसे निकालें। तो यहाँ पे एंगल निकालने के आपके पास दो कंडीशन बन सकती हैं, लेकिन उन दो में से एक तो सही होगी और एक गलत होगी। दो क्या हो सकती हैं? आपको पता है कि एक वेक्टर तो ये है ए, मैं क्या करता हूँ, बी को स्लाइड करके यहाँ पे टच कर देता हूँ, बी को स्लाइड करके यहाँ पे टच कर देता हूँ। तो ये जो एंगल है
ये इन वेक्टर्स के बीच का एंगल है। क्लियर है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये आपका वेक्टर ए है और मैं क्या करता हूँ, इसको स्लाइड करके यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताइए कि ये एंगल आपका इन दोनों के बीच में है या फिर ये एंगल इन दोनों के बीच में है या फिर ये एंगल इन दोनों के बीच में है ना। जबरदस्त चीज। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी होता है। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर्स की या तो हेड से हेड कंसाइन करवा दो या फिर टेल से टेल कंसाइन करवा दो। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? दोनों वेक्टर्स के या तो हेड से हेड कंसाइन करवा दो या टेल से टेल कंसाइन करवा दो, फिर उन दोनों के बीच में जो एंगल है वही आपका एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स रहेगा। बात क्लियर हुई? अगर आपने एक की हेड और एक के टेल को कंसाइन करवा दिया तो आप एंगल वहां पे गलत निकाल रहे हो। क्लियर है? या तो हेड से हेड या टेल से टेल, यानी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप, स्टार पॉइंट डालिए, फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज, first step to finding angle between the vectors is consigned the head of these vectors or tail of these vectors, consign the heads of these vectors or tails of these vectors। क्लियर? सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, नाउ द स्मॉलर एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, देन द स्मॉलर एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। इट इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये चीज क्लियर होगी। तो अगर आपके पास दो एंगल उन वेक्टर्स के बीच में गिवन हो तो हम कौन सा लेंगे, जो 180 से छोटा होगा, दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। भाई 180 तो हो सकता है, 180 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। अगर 180 से ज़्यादा होता है तो हम कौन सा ले लेते हैं, फिर जो उससे छोटा है वो हम एंगल ऑफ बिटवीन वेक्टर यूज कर लेते हैं। तो शायद तो ये चीज़ क्लियर होगी। इससे रिलेटेड बहुत से अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो डायरेक्शन वाले हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज जो टॉपिक है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम पढ़ रहे हैं, तो ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या रहेगा। देखिए, इस ए वेक्टर को अगर मैं यहाँ कंसाइन करवा दूँ तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा 90, तो ये कितना बच गया 90 माइनस 30, तो इन दोनों के बीच में एंगल बच गया आपका 60 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। भाई एक ये भी तो है, ये भी तो इन दोनों के बीच में एंगल है। ये कितना है आपका, ये कितना है 360 माइनस 60 डिग्री। लेकिन हमें ये तो यूज़ करना ही नहीं है ना, तो छोटा एंगल जो है वो यूज़ करना है। तो हम क्या बताएंगे, ये क्या है आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये आपका क्या था, गलत तरीका था। इसमें कोई भी एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं है, ये आपका सही तरीका था, है ना। चाहे आप ये भी कर सकते हो, इन दोनों का हेड से हेड भी कर सकते हो कंसाइन, है ना। ये वेक्टर ए था और वेक्टर बी को ऐसे आप कर सकते हो, तो ये भी इनके बीच में एंगल रहेगा, तो वो भी आप निकाल के बता सकते हो। ठीक है, अरे हो जाएगा ना, ऐसे करके आप ये भी बता सकते हो। तो ये भी आपका एंगल बिटवीन वेक्टर से है ही आपका रहेगा। तो ये आपका गिवन था 30, है ना, और ये आपका कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 कितना हो गया 90 प्लस 30 120, 180 करना है तो ये कितना बच गया 60 डिग्री। यहाँ पे भी कितना आया था 60 डिग्री। तो हेड से हेड कंसाइन करवा दो और चाहे टेल से टेल। ये एग्जाम्पल लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे हम एंगल बिटवीन वेक्टर यूज करेंगे जो बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने पास दो वेक्टर हैं, वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो लिख लीजिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने स्टेटमेंट लिख ली। देखिए, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स
let us consider two vectors are represented both in magnitude and directions. Let us consider two vectors, और वो भी लिख लीजिए. Let us consider two vectors के बाद वेक्टर A एंड वेक्टर B भी लिख लीजिए. Let us consider two vectors, vector A and B are represented in both magnitude and direction by the two sides of the triangle as shown in figure. Two sides of the triangle as shown in figure. नाम देना शुरू करें. O P Q, ये नाम दे दिया है ना. Two sides of the triangle. Let the angle between these vectors is theta. Let the angle between these vectors is theta. कौन सा होगा एंगल? ना तो ये है ना ये है, तो कौन सा होगा भाई? पहले क्या करना पड़ेगा? हेड से हेड या टेल से टेल कंसाइन करनी पड़ेगी. तो इस वेक्टर को देखिए, यहाँ पे मेरे पास वेक्टर बी है और ए जो है ना, मैं इसको यहाँ से उठा के कहाँ ले जाता हूँ? यहाँ ले जाता हूँ. ये हो गया वेक्टर ए. कुछ नहीं किया मैंने, इसको यहाँ से यहाँ क्या कर दिया? स्लाइड कर दिया. स्लाइड करने के बाद मैंने देखा तो ये बन गया एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना. हो गया ना, टेल से टेल दोनों की कंसाइन. अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है वो क्या है? थीटा है. लेट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज थीटा. तो क्या करोगे? यहाँ पे एक डॉट डॉट करके ऐसे लाइन से शो कर दो. तो ये है इन दोनों के बीच में एंगल. इस वेक्टर के बीच में, इस वेक्टर के बीच में ये एंगल है आपका थीटा. एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज थीटा. क्लियर है? नाउ ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट क्यू. नाउ ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट क्यू ऑन ओपी. ऑन ओपी, ये ओपी ही है, ये भी आपका क्या है? ओपी ही है. ऑन ओपी एट पॉइंट, ये पी क्यू आर पे कर दो. एट नहीं, आर तो आ लिया, एस कर देते हैं क्योंकि आर यहाँ पे यूज हो चुका. एस एट पॉइंट एस. देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude and direction of the resultant vector of these two vectors, the resultant vector of these two vectors is given by the third side ओ क्यू. लिख लीजिए थर्ड साइड और ब्रैकेट में लिख लीजिए ओ क्यू ऑफ द ट्रायंगल. थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. let the third side is represented by vector r. Let the third side is represented by vector r, which is equal to vector r is equal to vector a plus vector b, which is equal to vector r is equal to vector a plus vector b. Suppose it makes an angle beta with vector a. Suppose it makes an angle beta with vector a. जो रिजल्टेंट वेक्टर r है वो बीटा के साथ कितना है, सॉरी a के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा. यही होगा ना, इस r के बीच में a के बीच में एंगल यही होगा क्योंकि इसकी टेल से टेल पहले ही कंसाइंड है. तो ये इसके बीच में क्या रहेगा? एंगल. ये सब हमारी क्या थी? कंसिडरेशन थी. ये सब हमारी क्या थी? कंसिडरेशन थी. बस अब कुछ नहीं करना, बस आपकी पाइथागोरस चलेगी और आपको कुछ भी नहीं करना है. तो ये एंगल आपका क्या रहेगा? यहाँ पे 90 डिग्री. ये एंगल आपका क्या रहेगा? आपका यहाँ पे 90 डिग्री. तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या यूज़ करते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो देखिए, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ एस क्यू, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एस क्यू, हम किसके लिए सोल्व कर रहे हैं? जो स्टार पॉइंट है वो नोट कर लीजिए. फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, है ना. क्या निकाल रहे हैं? वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं. ठीक है. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एस क्यू आर
ऐसे करता हूँ मैं, ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वेयर प्लस एस क्यू स्क्वेयर। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। चलिए अब मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? आर स्क्वेयर से, और विच इज इक्वल टू ओ से एस, ये है आपका ए प्लस पी एस का होल स्क्वेयर प्लस एस क्यू। अब ये जो एस क्यू है ना, ये अच्छा सा नहीं लग रहा मेरे को, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी वेक्टर की फॉर्म में लेके आता हूँ। तो क्या करूँ बताइए, क्या करूँ? जो एस क्यू है इसको भी मेरे को किसकी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा? वेक्टर की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो जो छोटे वाली ट्रायंगल है, इससे मैं साइन थीटा और कोस थीटा को निकाल के साइड में रख लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए साइड में आप ब्लॉक बना के रख लीजिए, इन ट्रायंगल पी एस क्यू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? इस ट्रायंगल में कोस थीटा किसके बराबर रहेगा? छोटे वाली ट्रायंगल में कोस थीटा क्या होता है, याद है कि नहीं है? ना, तो कोस थीटा ये होता है साइन, ये होता है कोस, और ये होता है टेन। कोस थीटा हुआ ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन बनता है? जिसके दो एंगल पता हो, तो बेस कौन बन गया? पी एस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? पी क्यू। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू पी एस की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? बी, है ना, और अपॉन में पी क्यू की जगह पे मैं क्या रखूँ? सॉरी पी एस को तो पी एस रहने दो, पी क्यू की जगह पे क्या रखूँगा? देखिए पी क्यू की जगह पे क्या रखूँगा? बी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि बी किसके बराबर आ गया है? नहीं, पी एस चाहिए मेरे को, यहाँ से पी एस चाहिए। पी एस इज इक्वल टू बी कोस थीटा। ये नोट करके रख लीजिए, काम आएगा आपके, अभी बताता हूँ क्या काम आएगा। क्लियर हुआ? सिमिलरली इसी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा और निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? साइन थीटा। वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका है क्यू एस, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? बी। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मेरे को चाहिए क्यू एस इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो देखिए अब अपने पास जो रिजल्ट आया है उसके अंदर जहाँ पे पी एस आया है उस पर ये वैल्यू रखेंगे, जहाँ पे क्यू एस आया उस पर ये वैल्यू रखेंगे। तो क्यू एस यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एस क्यू या क्यू एस एक ही बात है। ये है आपका बी साइन थीटा, और इसका क्या है? होल स्क्वेयर। तो इसको ओपन कीजिए, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लूँ? नहीं, पहले वैल्यू रख देता हूँ। ए प्लस पी एस की जगह पे क्या रखूँ? बी कोस थीटा। क्या रखूँ? बी कोस थीटा। देखिए तरीके से करना है आपको, इनको नाम दे लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए। इसके बाद बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट, और फिर डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको क्या नाम दिया? फर्स्ट। इसको क्या नाम दिया? सेकंड। और फिर उनको यहाँ पे यूज़ करोगे तो इसका क्या कर दोगे? होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब इसके स्क्वायर को ओपन कीजिए तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस अब ये समझो फिजिक्स का काम खत्म हो चुका, मैथ यूज़ करना बचा है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करें? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इन दोनों को नज़दीक लिख देता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों में से मैंने बी स्क्वायर लिया कॉमन इन दोनों में से, और अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बताओ क्लियर हुआ ये चीज़? यहाँ से इन दोनों को नज़दीक रखना है, नज़दीक रखने के बाद बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और प्लस बच गया 2ab
कोस थीटा। ये मेरे पास बच गया है। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पढ़ रखा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्लियर। इसको अगर मैं और आगे लिखना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। ये आपका क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट रहेगा। क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्लियर है। ये आपका आ गया है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ये सब आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू मैक्सिमम तो आर भी मैक्सिमम, और ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम। यानी आपको ये बताना है कि कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगी, मिनिमम कब रहेगी। तो एक बार थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखिए, एक बार थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखिए, और एक बार थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दीजिए। तो कहाँ पे मैक्सिमम आएगा, ये सभी को आपको पता है, 0 डिग्री पे। और 0 पे मैक्सिमम क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो करके देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इस पार्ट को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ये अब काम आना है नहीं, क्योंकि डेरिवेशन के लिए यूज़ किया था हमने। ये लो, इसको मैंने दिया है हटा। अब मैं कर रहा हूँ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 होगा तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट, इससे ये कैंसिल। तो ये आ गया r जो है इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है, a प्लस बी। कितना होता है, a प्लस बी। सिमिलरली अब आप थीटा की वैल्यू क्या रख के देखिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री पे ये होता है -1। क्या होता है, -1। तो आपके पास रिजल्ट में बनेगा आर मिनिमम। क्या बनेगा, मिनिमम। मिनिमम में क्या करोगे भाई, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा ना, यहीं पे कर रहा हूँ मैं, क्या आएगा यहाँ पे माइनस। तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी, और ये क्या बन जाएगा, मिनिमम। तो मिनिमम कितना होगा, a माइनस बी। उसके बाद अब एन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। बहुत ज़्यादा यूज होता है यही फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट व्हेन द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री। क्लियर है। इसी का एक छोटा सा पार्ट और बचा है, और वो बचा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। भाई रिजल्टेंट वेक्टर की दो चीज़ निकालनी होती है हमें, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हमें डायरेक्शन और निकाल देनी है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें निकालना होता है tan बीटा। क्या निकालना होता है, tan बीटा। तो जो बड़े वाली ट्रायंगल है, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, बड़े वाली ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल QSO, और इसमें क्या निकाल दीजिए, tan बीटा निकाल दीजिए, दैट इज़ द डायरेक्शन। बस यही काम करना और कुछ नहीं करना। tan बीटा जो निकाल दे वही डायरेक्शन रहेगी। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, QS, और अपॉन में बेस क्या है आपका, OS। इसको क्या लिख सकते हो, QS इज इक्वल टू क्या है आपके पास आ चुका होगा b साइन थीटा। QS क्या है, b साइन थीटा, अपॉन में OS क्या है, OS है a प्लस, एक तो है वेक्टर a, एक तो है a, और दूसरा क्या है a प्लस, ये है आपका PS है ना, ये है आपका a प्लस PS। तो PS आपका आ चुका होगा, PS ये रहा, b कोस थीटा, दैट इज द रिजल्ट। tan बीटा इज इक्वल टू QS अपॉन में OS, और विच इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कोस थीटा, दैट इज द
डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। देखिए आपने पहला आर्टिकल ये इस यूनिट में किया है जो जिसमें आपकी फिजिक्स यूज़ होना शुरू हो गई है, तो आप बिल्कुल भी हार्ड मत मानिए, आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से वीडियो को देखिए, देखने के बाद फिर इसको दोबारा वॉच करते हुए आप नोटबुक में लिख लीजिए। पहली बार में मत लिखिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस करें। अगर आप किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम रह जाती है तो कंफर्म है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बनाऊंगा और फिर और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन मर्जी आँख मीच के ये कह दिया जाए कि सर नहीं आया समझा दो, नहीं ऐसे मत करना, क्योंकि आपका ही टाइम ख़राब हो रहा है, साथ साथ मेरा भी आप ख़राब करोगे। पहले आप पूरा कोशिश करो समझने की, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो डिस्कस करना। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।